जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग लूसेंट जीके के जो आपके टॉप 5000 प्रश्न हैं उनकी सीरीज को यहां पर डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज ये हमारा भाग 6 होगा। इससे पहले 5 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, कई सारे लोगों का अभी भी प्रश्न आता है कि यह वीडियो किसके लिए है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि यूपीएससी को छोड़ करके आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे भारत में होते हैं, विदेश में आप एग्जाम देंगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। पिछले 2-3 वर्षों में जितने भी आपके प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके प्रश्नों को भी मैं शामिल करता हूं, इसीलिए आपके लिए ये सबसे बेहतरीन सीरीज होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो पूरा बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करिए। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, उसके लिए साइंस, जीके और करंट अफेयर की तैयारी करनी है, तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टोटल अभी तक 75 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप डी के लिए और आने वाले समय में 50 सेट हम लोग और करेंगे। तो 3:30 बजे ये क्लास होती है, इससे आप लोग ज्वाइन जरूर करिए अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर देना है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपका मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, तो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर आपको सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इनको परचेज कर सकते हैं और अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10 तो 10% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी देगी। उसके अलावा 10% का जो कैशबैक है वह आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए और अपना गोल चूज करके वहाँ से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। 16 जून से यानी कि आज से ही अनअकैडमी के ऊपर एसएससी कैटेगरी में बहुत सारे नए कोर्स शुरू हो चुके हैं। मुख्य रूप से ये आपके एसएससी सीजीएल, CHSL और आपके जीडी वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, तो इन कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है। आसान सा प्रश्न है बहुत, ये आपका पिछले साल जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो देखिए, पहला आपका युद्ध होता है 1191 में, जिसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराते हैं, लेकिन 1 साल के बाद में गोरी फिर से लौट के आता है और वो हमारे चौहान साहब को हरा देता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। मोहम्मद गोरी से ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में। अगला प्रश्न है कि महानदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है यह आपके किस मिट्टी से समृद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो भी आपका डेल्टा बनाया जाता है, इन डेल्टाओं में आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। कोई भी डेल्टा हो उसमें आपको हमेशा जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है, जिसे हम लोग अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब अली शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1591 में और ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। इंडो इस्लामिक शैली के ऊपर ये आधारित है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, कई बार आपके डिजाइनर का नाम भी पूछा जाता है, तो मीर मोमिन अस्त्रावादी इसके डिजाइनर हैं। क्या नाम है? मीर मोमिन अस्त्रावादी इसके डिजाइनर हैं और ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी आपके जीडी का ही प्रश्न है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखेंगे कि 1876 में बनर्जी साहब के द्वारा एक हमारे और थे आनंद मोहन बनर्जी, उनके साथ में मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कलकत्ता में और बंगाली नाम से एक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न थोड़ा आपका कूट वाला है, ये आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रम में सजाइए। तो 4 आपके संगठन दिए गए हैं और आपको जो पहले बना था उसको पहले रखना है, बाद वाले को यहाँ पर बाद में रखना है। तो इस प्रकार से जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा बना था बॉम्बे एसोसिएशन। किसने बनाया था इसको? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था अगस्त 1852 में।
उसके बाद में दूसरा हमारा है इंडियन लीग। कब ये बना था? तो 1875 में बना था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। उसके बाद में 1876 में मैंने अभी आपको बताया इंडियन एसोसिएशन बनता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और महाराष्ट्र मद्रास महाजन सभा जो है उसको बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद जी चार्लू बनाते हैं और ये बना था 1884 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था 1917 में और इसकी हमारी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कितनी बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष थी कौन। दूसरे प्रश्न में आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हमारी सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे थे? तो इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। खान साहब की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए ये कभी भी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखेंगे 1817 में इनका जन्म होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की आज़ादी के पूर्व सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये आपके कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। 1840 से 45 तक ये रहे थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के जो सर्वाधिक आपके अधिवेशन हुए थे वे कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है ये आपका शुरू होता है कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष हमारे दादा भाई नौरोजी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टोटल 10 आपके अधिवेशन हुए थे। तो ऑप्शन हमारा बी यानी कि कोलकाता यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाविस्फोट का जो सिद्धांत है जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये सिद्धांत आपका किससे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारी जो आकाशगंगा है यानी कि जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। तो इसका आकार आपका कैसा है? तो इसका जो आकार है वह आपका है स्पाइरल, यानी कि ये आपको सर्पिलाकार रूप में देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कुछ आकाशगंगाएं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारी आकाशगंगा है जिसमें आपको बीच में केंद्रीय बल्ज मिलेगा और इस प्रकार से इसकी भुजाएं देखने को मिलेंगी और इन भुजाओं के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे तारे। उसके अलावा कुंडली नुमा भी आकाशगंगा होती है, दीर्घ वृत्ताकार भी होती है और इसके अलावा इरेगुलर शेप में भी आकाशगंगा आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सर्पिलाकार हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसा माना जाता है कि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम मिल्की वे है। हमारे आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है इसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। आकाशगंगा में जो 100 अरब तारे हैं उन्हीं में से हमारा सूर्य भी एक तारा है और हमारे नज़दीक यानी कि हमारे सूर्य के नज़दीक जो सबसे तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये सारी डेटा भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसी प्रकार से जो हमारे तारे होते हैं वे अपनी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य को इसकी एक परिक्रमा पूरी करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तारे के जो हमारे रंग होते हैं ये तारे के बारे में क्या बताते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तारे के जो हमारे रंग होते हैं ये उसके तापमान के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जब हमारा तारा बिल्कुल नया नया होता है यानी कि पैदा हुआ होता है तो उस समय ये नीला होता है, ठीक है, उस समय ये होता है नीला। उसके बाद में फिर ये हमारा नीला श्वेत हो जाता है यानी कि हल्का सा इसका रंग उड़ जाता है। फिर ये आपका बन जाता है यहाँ पर सफ़ेद तारा यानी कि श्वेत पूरी तरीके से हो जाता है। उसके बाद में ये जो तारा है वो श्वेत पीला हो जाता है। फिर ये तारा आगे चल करके पीला पूरी तरीके से हो जाता है। फिर ये आगे चल करके नारंगी हो जाता है
और आखिरी समय जब इसका आता है यानी कि जब इसकी मृत्यु होती है तो उस समय आपका ये हो जाता है लाल। तो नीला रंग ये रिप्रेजेंट करता है कि इस समय तारा बिल्कुल युवा है, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से हो रही है और जैसे जैसे इसका हाइड्रोजन समाप्त होता है वैसे वैसे एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारा तारा भी हो जाता है समाप्त। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर हो जाएगा ताप करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ये सीमा आपकी क्या कहलाती है? तो इस सीमा का नाम है चंद्रशेखर सीमा। क्या नाम है? चंद्रशेखर सीमा नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा तारों के जीवन चक्र के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या है? नेबुला। क्या है? नेबुला। यानी कि जो आपके डस्ट होते हैं अंतरिक्ष में, बादल होते हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं नेबुला। तो नेबुला आपका आगे चल करके नाभिकीय संलयन होता है और फिर ये बनाता है आपका तारा। फिर ये जो हमारे तारे होते हैं इनमें आपके प्रकाश और ऊष्मा होती है, हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होता है तो इसमें केवल बनता है हीलियम। उसके बाद में एक समय और आता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद में जो हीलियम है वो कार्बन में बदलता है, कार्बन फिर हमारा लोहे में बदल जाता है और उसके बाद में इस तारे में आपका होता है विस्फोट। देखिए इसे हम लोग कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान अगर जो हमारा तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से कम होता है तो ये हमारा श्वेत वामन बनता है, जिसे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, जो कि आगे चल करके ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। अगर इसका जो द्रव्यमान है वह आपका 1.44 से 3 के बीच में होता है तो फिर आपका ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। और अगर इसका जो द्रव्यमान है वह 3 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान का 3 गुना होता है, तो ये बन जाता है ब्लैक होल, जिसे हम लोग कृष्ण वीवर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों के कारण घटित आकाशीय घटना कौन सी है? तो ओजोन छिद्र, इंद्रधनुष और धूमकेतु बिल्कुल नहीं है। कृष्ण वीवर जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, तो ये तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, तो इस गुण का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है इसका बहुत ज़्यादा घनत्व, यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप लोग प्रकाश यानी कि टार्च इसके ऊपर जलाएंगे तो टार्च की रोशनी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, यानी कि वह लौट करके वापस बिल्कुल नहीं आती है। तो इसका ये गुण इसके हाई डेंसिटी के कारण होता है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो ये हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर, इन्हीं के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुपरनोवा है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है उसके बाद में तारा हमारा आप कह सकते हैं कि मर जाता है, यानी कि जब आखिरी अवस्था आती है तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ब्रिटल स्टार होता है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक जीव है जो कि आपको पृथ्वी के ऊपर ही मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में जो आपके ताराओं का व्यवस्थित समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग रात को बाहर लेटे होंगे तो उस समय आप देखते होंगे कि तारे तो हमारे पूरे आकाश में फैले हुए हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ तारों के होते हैं झुंड। क्या होता है? कुछ तारे आपके झुंड में होते हैं, ऐसा लगता है कि सारे एक में ही गुहे गए हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर नक्षत्र, यानी कि कॉन्स्टलेशन इसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, आकाश जो हमको नीला दिखाई देता है वो हमारे इन्वायरमेंट के कारण दिखाई देता है, तो उनको तो काला दिखेगा, बिल्कुल सही है। तारे आपके टिमटिमाते बिल्कुल नहीं है, ये भी हमको जो टिमटिमाता होता है ये हमको केवल वायुमंडल के कारण प्रतीत होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल हो जाएगा कैसा? करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के बाहर का जो ताप है पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है, बिल्कुल ये गलत है। पृथ्वी तल के ताप से बहुत ही कम होता है स्पेस में आपका तापमान। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इस प्रकार से बी आपका होगा यहाँ पर करेक्ट। किसी प्रश्न में भैया डाउट होगा ना तो नीचे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है उसे हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि 1 लाइट ईयर में लगभग 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर इतना होता है। अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह आपका क्या है?
तो आपने देखा होगा इसके बारे में। ये देखिए, इस प्रकार से आपको 7 तारों का समूह मिलता है और इन्हें हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। तो इन तारों से होकर के अगर आप लोग सीधा देखेंगे तो आपको आकाश में नॉर्थ पोल दिखाई देगा, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ आपको नॉर्थ स्टार मिलेगा, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी नेबुला होती है जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये मुख्य रूप से हमारे अंतरिक्ष में धूल और गैसों के एक पूरे बादल होते हैं। तो ये हमारे सौरमंडल में नहीं मिलेंगे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यह किसने सबसे पहले बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इसे बताया गया था कॉपरनिकस महोदय के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस के द्वारा ये बताया गया था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अगर आप 90 के किड होंगे तो आपको पता होगा बचपन में हम लोग 9 के बारे में पढ़ते थे, यानी कि 9 आपके ग्रह हैं। लेकिन 2006 में जो आपका प्लूटो है उसको बाहर कर दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि टोटल इस समय 8 आपके प्लानेट हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो हवाई अड्डा है वो आपको मिलेगा रायपुर में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गुवाहाटी में जो हवाई अड्डा है ये बोरदोलोई के नाम पर है, जो कि असम के पहले आपके सीएम थे। कोलकाता में जो हवाई अड्डा है इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा है इसका आपके नाम है क्या, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु के ऊपर अगर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य क्या है। अब आप सभी को ये पता होगा कि W इक्वल टू होता है FS। क्या होता है, FS होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कार्य की इकाई होती है जूल। तो ये आपने अगर पकड़ लिया तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी 80 जूल हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आवाज़ की जो ध्वनि होती है डैश डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। तो ध्यान रखिएगा, वोकल कॉर्ड आपको आपके अंदर मिलेंगे और जब इनके अंदर होता है वाइब्रेशन, यानी कि कंपन होता है, तो इसी से आपकी आवाज़ निकलती है मानव की। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये वोकल कॉर्ड है। तो ये आपका जब वाइब्रेट करता है तो उसी के कारण आपकी आवाज़ निकलती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाइब्रेशन हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका आणविक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कली चूना के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो आणविक सूत्र है ये आपका है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, यही आपका वो चूना होता है जिसमें आप लोग पानी डाल करके इसको खा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति ऊतक का डैश डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसे हम लोग कहते हैं दृढ़ ऊतक, या फिर इससे हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और ये हमारे प्लांट टिश्यू का एक पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज व्हेन मैच्योर इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स दैट हैव हेवीली थिकनेस वॉल कंटेनिंग लिग्निन और हाई सेलुलोज कंटेंट, यानी कि जो इसकी वाल होती है वो आपकी लिग्निन और हाई सेलुलोज की बनी होती है। और इसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसे लिखा है कपिल देव साहब ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से युग्म की जो इकाइयाँ हैं वह समान नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाल और वेग की इकाई बिल्कुल समान है, कार्य और ऊर्जा की भी समान है, दूरी और विस्थापन की भी आपकी समान होगी, लेकिन बल और दाब की बात करेंगे आप तो इन दोनों के अलग हो जाते हैं यहाँ पर इकाइयाँ। जैसे चाल और वेग की आपकी मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी, कार्य और ऊर्जा का आपका जूल ही होगा, उसी प्रकार से दूरी और विस्थापन का मीटर होगा, लेकिन बल का आपका होता है न्यूटन और दाब का हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बेन्नम ज्योति सुरेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ये आपकी यहाँ पर तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर तीरंदाजी यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। और तीरंदाजी की बात हुई है तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पड़ोस में जो एक देश है भूटान, उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो भी आपका है तीरंदाजी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किसी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश डैश एक समान होता है। अब इस प्रश्न को टेस्ट में कई बार लोग गलत करते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से जो आपकी लाइनें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आवर्त यानी कि पीरियड, और इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रुप यानी कि समूह। तो जब हम लोग समूह की बात करते हैं तो एक समूह में आपके जितने एलिमेंट होते हैं उन सभी के आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है समान, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। कई बार लोग इसको संसद टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मलयत पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। तो ये जो आपका साहित्य है इसे लिखा था श्री कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा था? श्री कृष्णदेव राय ने, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के हमारे राजा थे कृष्णदेव राय, और उन्हीं के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई किताब है जिसका नाम है अमुक्त मल्यद, और ये आपके ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, कितने सेल होंगे। सेल का मतलब होता क्या है? देखिए जो हमारे यहाँ पर परमाणु होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह आपकी अलग अलग कक्षाओं में होता है, यानी कि परमाणु में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितने यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अनुसार इसमें कक्षाएं कम या ज़्यादा होती हैं। जब हम लोग 13 की बात करेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3, यानी कि टोटल आपको 3 सेल देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो देखिए नाइट्रोजन में आप जोड़ेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट यानी कि 8 जोड़ेंगे तो आपका आता है 15, और 15 में आप जोड़ देंगे 18 तो अगला आ जाएगा 33। तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का तीसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि 33 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डैश डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हमारा होता है ठोस सोडियम कार्बोनेट। जाहिर सी बात है कि जब भी आपको पीएच ज्ञात करना होगा तो उसके लिए चाहिए बिलियन, और अगर आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये आपकी ठोस अवस्था में है, और सॉल्यूशन अगर इसका नहीं है तो फिर आप इससे पीएच का पता बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना है। तो ध्यान रखेंगे जैसे हर करोड़ी मल नाम का व्यक्ति करोड़पति नहीं होता है, उसी प्रकार से जो सीसा पेंसिल है इसमें आपका लेड बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि 0% होता है इसमें लेड। नाम सिर्फ इसका होता है लेड पेंसिल। तो ऑप्शन हमारा 0 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? 0 हो जाएगा करेक्ट। इसमें भी आपको वही ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि डैश डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो ध्यान रखेंगे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये आपकी हथेली पर ही पिघल जाते हैं। तो बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न कि डैश डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो देखिए सारे अगर हम लोग बात करें मीथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, तो ये आपके सारे सिंपल होते हैं, लीनियर में आपको संरचना मिलेगी। लेकिन बेंजीन रिंग की बात करते हैं C6H6, तो इसमें आपको वलय संरचना मिलेगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये हमारा बेंजीन रिंग है जिसमें आपको कार्बन कार्बन में 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि हीलियम के 52 किलोग्राम में डैश डैश अणु उपस्थित होती हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके 52 किलोग्राम में आपको 13 अणु देखने को मिलेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, 2 + 2 यानी कि आपका हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 2 होता है, एटॉमिक मास इसका 4 होता है, टोटल आपके पास में 52 किलोग्राम है, 52 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 13, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये मैंने आपको बता रखा है। ध्यान रखिएगा कि मोल्स का मतलब होता है मास ऑफ दिस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको मास दिया गया था, मॉलिक्यूलर मास आपके पास में था, डिवाइड करेंगे टोटल आ जाता है आपका मोल। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए जब हम लोग स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला की बात करते हैं या इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक हमारा ऐसा इक्वेशन जो कि हमें ये बताता है कि किन पदार्थों को ऐड करके क्या आप बना सकते हैं। ये आपका ये बिल्कुल नहीं बताता है कि रिएक्शन जो हमारी है वो बैलेंस अवस्था में है। तो अगर आप लोग इन सभी रिएक्शन को देखेंगे BCD को,
तो ये सारे आपके बैलेंस इक्वेशन हैं, लेकिन जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। यानी कि ये बताता है कि अगर आप लोग मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हुई है और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा क्लोरीन में। किसमें? क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है? तो किसी भी हमारे गैसेस एटम से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर की ओर जाते हैं ये आपका बढ़ता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे वैसे वैसे ये आपका बढ़ता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको मिलेगी क्लोरीन में। अगला प्रश्न है कि डैश डैश अम्लीय नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा CCl4 है ये बिल्कुल अम्लीय नहीं है। अम्लीय होने का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए CCl कैन नॉट कीप मोर देन एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो, यानी कि अगर आपने लुईस एसिड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये हमारे एक ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन CCl4 के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर अम्लीय बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये आपका पोलर सॉल्वेंट है जो कि कोई रिएक्शन भी रेयरली देता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? तो ये दिवस हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कब? 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा वायुसेना के किस प्रमुख को 5 स्टार मार्शल का सम्मान दिया गया था? तो वायुसेना में हमारे एकमात्र हैं जिनका नाम है अर्जन सिंह। ध्यान रखेंगे वाइस एडमिरल अर्जन सिंह हैं जिनको एकमात्र हमारे सेना के अधिकारी हैं वायुसेना में जिनको 5 स्टार मिल चुका है। बाकी भारतीय आर्मी की बात करते हैं तो उसमें हमारे 2 लोग हैं, पहले थे KM करियप्पा और दूसरे हैं सैम मानेकशॉ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की स्थापना और उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है वह लोग नीचे कमेंट में बताएंगे कि यस आई कैन डू इट। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल इसके पार्ट नंबर 7 में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको चाहे जो भी वनडे एग्जाम देना हो, अगर आप लोग सीरियसली वीडियो को देखेंगे, इसके अलावा थ्योरी आप थोड़ा सा और अपना बेहतर कर लेंगे, तो आसानी से आप GK GS वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।